हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। हमने पिछले 10वें वीडियो के अंदर में अंतराली समीकरण के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कोटि ज्ञात करने की 3 विधियां, उसमें जो इम्पोर्टेंट थी प्रारंभिक वेग विधि। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संघट्ट सिद्धांत के बारे में। इसको अपन टक्कर सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? टक्कर सिद्धांत भी बोलते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी जो रिएक्शन होती है ना, उस रिएक्शन में अभिकारक अणु जो होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। टक्कर करने के फलस्वरूप कुछ पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। यानी पुराने बंध टूटेंगे तो उन अभिकारकों से, जब बंध टूटेंगे तभी तो नए बंध बनेंगे। इसका मतलब है उत्पाद बनेंगे। ठीक है, यानी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभिकारक अणुओं में जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उत्पादों की संख्या भी अधिक होगी। ठीक है, लेकिन जो अपन टक्कर पढ़ रहे हैं, संघट्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें एक शब्द आता है संघट्ट आवृत्ति। इसमें आता है एक टक्कर आवृत्ति के बारे में आता है। वो क्या होती है कि जिस पात्र में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जिस पात्र में अभिकारक अणु जो हैं वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, उसका आयतन हमें कितना लेना है? 1 लीटर। यानी जो अभिक्रिया पात्र है उसका हमने आयतन कितना लिया है? 1 लीटर। और हम देखते हैं कि उसमें 1 सेकंड में कितने टक्कर हो रहे हैं, किनके मध्य? अभिकारक अणुओं के मध्य। उसको अपन बोलते हैं संघट्ट आवृत्ति। तो किसे बोलते हैं संघट्ट आवृत्ति? किसी अभिक्रिया मिश्रण में, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य 1 सेकंड में 1 लीटर के अंदर में होने वाले टक्करों की संख्या। यानी मैं क्या बोलूँगा इसको? किसी अभिक्रिया में प्रति लीटर प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या। किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य प्रति लीटर प्रति सेकंड में होने वाले टक्करों की जो संख्या होती है वो कहलाती है टक्कर आवृत्ति। उस टक्कर को अपन क्या कहते हैं विज्ञान में? संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। यानी जैसे कि हमारे पास ये अभिकारक A है और ये हमारे पास B है, ये आपस में टक्कर करेंगे तो क्या बन जाएगा? उत्पाद B। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसके लिए अगर मैं वेग नियतांक लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा? ZAB डॉट E की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है ना, A अपॉन RT। यहाँ पे हमें पता है K क्या होता है? वेग नियतांक। ठीक है, ZAB क्या है? संघट्ट आवृत्ति। अभिकारक A और अभिकारक B अणुओं के मध्य होने वाली संघट्ट आवृत्ति। संघट्ट आवृत्ति। ठीक है, हमें पता है ये जो होता है ये होता है आपका सक्रियण ऊर्जा, ये होती है आपकी सक्रियण ऊर्जा। R जो होता है पता है आपको गैस नियतांक होता है, और जो T होता है वो होता है ताप। ठीक है, तो हमारे पास एक समीकरण है K इक्वल्स टू ZAB ई पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, जहाँ पर K क्या होता है? वेग नियतांक होता है। जहाँ जो K है वो क्या है? वेग नियतांक है। ZAB, Z क्या होता है? संघट्ट आवृत्ति है। अणु A और B उनके मध्य टक्कर हो रहे हैं, उनकी संघट्ट आवृत्ति है। EA जो होता है सक्रियण ऊर्जा होती है। R जो होता है गैस नियतांक होता है। वो जो T होता है वो ताप होता है। ठीक है, ये आपके पास हमारे पास एक समीकरण आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि संघट्ट आवृत्ति जितनी बढ़ेगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही बढ़ेगा। यानी यहाँ से बात ये निकल के आती है कि अगर ZAB अगर बढ़ता है, इंक्रीजेस, ZAB इंक्रीजेस, अगर ये बढ़ता है तो इसका मतलब है अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ना चाहिए। बात सही है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ संघट्ट आवृत्ति बढ़ने से ही अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए, अधिक संख्या में उत्पाद बने, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये डिपेंड करता है, इसमें 2 बाधाएं होती हैं। 2 बाधाएं कौन कौन सी हैं? पहला होता है ऊर्जा अवरोध। पहला कौन सा होता है? ऊर्जा अवरोध। और दूसरा होता है अभिक्रिया अभिविन्यास। ठीक है ना, अभिविन्यास, संघट्ट का अभिविन्यास। ठीक है, क्या बोलूँगा इसको मैं? संघट्ट अभिविन्यास। संघट्ट अभिविन्यास और ये ऊर्जा अवरोध। ठीक है,
तो ये ऊर्जा अवरोध क्या होता है? देखिए मैं आपको बताऊं कि किसी भी रिएक्शन के अंदर में, किसी भी अभिक्रिया पात्र में सभी अभिकारक अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो समान नहीं होती। किसी की बहुत कम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है। बात सही है। तो जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी वो तो उत्पाद में बदल जाएंगे, लेकिन जिनकी कम है वो उत्पाद में कैसे बदलेंगे? यानी किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी अभिकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा कहलाती है दहली ऊर्जा। क्या कहलाती है वो? दहली ऊर्जा। तो जिन अभिकारक अणुओं की ऊर्जा उस दहली ऊर्जा के बराबर या उससे ज़्यादा होगी वो उत्पाद में बदल जाएगा, लेकिन जिन अभिकारक अणुओं की ऊर्जा उस दहली ऊर्जा के बराबर नहीं होगी या उससे कम होगी तो वो उत्पाद में नहीं बदलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा अवरोध एक मेन कारण है। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं का उत्पाद में बदलना सिर्फ और सिर्फ संघट्ट आवृत्ति बढ़ने से ही नहीं होता। टक्करों की संख्या कितनी बढ़ा लीजिए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक ऊर्जा अवरोध होता है। उस ऊर्जा अवरोध का नाम क्या है? दहली ऊर्जा। अगर अभिकारक अणुओं के पास उस दहली ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा है या उससे ज़्यादा ऊर्जा है तो वो उत्पाद में बदलेंगे। तो पहला कारण समझ में आ गया कि आपको ऊर्जा अवरोध का मतलब ये ऊर्जा रोक रही है। अगर किसी के पास उस ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा है तो वो उत्पाद में बदल जाएगा, लेकिन अगर उससे कम है तो वो उत्पाद में नहीं बदलेगा। ये होती है आपकी ऊर्जा अवरोध। सेकंड जो है हमारा वो होता है संघट्ट अभिविन्यास। संघट्ट अभिविन्यास का मतलब ये है, ठीक है आपने टक्करों की संख्या तो बढ़ा दी, संघट्ट तो बढ़ा दिए, लेकिन सिर्फ संघट्ट बढ़ने से ही आपकी जो उत्पाद है वो नहीं बनेंगे, अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ेगा। इसमें आपको एक लिखा हुआ है, अभिविन्यास का मतलब है ओरिएंटेशन। ये अभिविन्यास क्या है? दरअसल ये ऐसा बता रहा है कि जो टक्कर होते हैं ना, ठीक है, उनकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। उनकी क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अगर वो डायरेक्शन सही नहीं है तो वो आपका उत्पाद भी नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें पता है NO2 प्लस NO2 इक्वल्स में बनता है N2O4 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्शन की और क्या बन गया आपका? डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। वो आपका उत्पाद बना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके मध्य टक्करों की संख्या कितनी बढ़ा दीजिए, उत्पाद नहीं बनेगा भाई। इसमें होनी चाहिए डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन अगर सही है जब तो उत्पाद बनेगा। वो डायरेक्शन कैसे सही है मैं आपको समझाता हूँ। देखो NO2 जो होता है ये कोणीय होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? कोणीय होती है, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, यानी कि हमने क्या कर रखा है, ये तो नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये क्या है? ऑक्सीजन के अणु है, ऑक्सीजन के परमाणु है, सॉरी, ठीक है। दूसरा वाला भी NO2 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। दूसरा वाला कैसे आ रहा है? ये इस तरीके से टक्कर करने के लिए आ रहा है, ओके। इनके मध्य आपस में टक्कर हो रही है तो इससे उत्पाद नहीं बनेगा। इस रिएक्शन से उत्पाद नहीं बनेगा। इनके मध्य टक्कर तो हो रही है लेकिन टक्कर की डायरेक्शन सही नहीं है। टक्कर की डायरेक्शन सही नहीं होगी तो आपका उत्पाद भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये आपके पास में है और ये जो टक्कर है इसमें कुछ इस प्रकार से होती है, इनके मध्य जो टक्कर होती है वो इस प्रकार से होती है। यहाँ देखेंगे आप, टक्कर इनमें कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये दोनों नाइट्रोजन आपस में जब टक्कर करेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और ये कुछ उत्पाद आपका ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन है, ये कुछ ऐसा बना, यानी ये आपका उत्पाद बन गया इस बार। तो टक्कर तो पहले भी हुई, टक्कर अब भी हो रही है, लेकिन इन दोनों टक्करों में फ़र्क ये है कि उसकी डायरेक्शन सही नहीं है। N2O4 कब बनता है? ये N2O4 तब बनेगा जब नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बने। जब किसके बीच में बॉन्ड बने? नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तब दरअसल वो आपका N2O4 बनता है। अब ये नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तब बनेगा जब एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के पास में आएगा, तब जाके आपका N2O4 बनेगा। तो बात क्या हुई? अब आप चाहे इनमें कितने टक्कर बढ़ा दीजिए, ये दोनों आपस में कितनी ही तेज़ी से टक्कर करें, कितनी ज़्यादा संख्या में टक्कर करें, आपका उत्पाद नहीं बनेगा, क्योंकि टक्कर की दिशा सही नहीं है, उसका अभिविन्यास सही नहीं है। लेकिन सेकंड वाले एग्जाम्पल के अंदर में इन दोनों के मध्य टक्कर हो रही है। इन दोनों के मध्य टक्कर देखो, नाइट्रोजन के पास में हो रही है, इसका मतलब है इन दोनों के मध्य में बंध बन जाएगा, यानी यहाँ पर जो टक्कर है, जो संघट्ट है, उसका अभिविन्यास सही है, ठीक है भाई। तो दो कारण थे
किसी भी रिएक्शन में अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए यानी उत्पाद की संख्या को बढ़ाने के लिए एक होता है ऊर्जा अवरोध, उस ऊर्जा अवरोध का नाम होता है दहली ऊर्जा। और दूसरा कौन सा होता है? अभिक्रिया का अभिविन्यास यानी अभिकारकों का अभिविन्यास। उसका मतलब क्या होता है कि जो संघट्ट हो रहे हैं उन संघट्टों की दिशा सही होनी चाहिए। अगर उनकी दिशा सही है, अगर वो सही डायरेक्शन में टक्कर करते हैं तो आपका उत्पाद बनता है। आगे बात समझ में, तो किसी भी तो संघट्ट सिद्धांत के अंदर में दो बातें हैं। तो किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए दो कारक इंपॉर्टेंट होते हैं। संघट्ट सिद्धांत से किसी भी अभिक्रिया के वेग के लिए दो कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो कारक कौन कौन से हैं? ठीक है भाई, नंबर ए तो हो गया। नंबर 1 जो है वो है कि जो अणुओं की जो ऊर्जा है, ठीक है, अणुओं की जो ऊर्जा है दहली ऊर्जा के बराबर, दहली ऊर्जा के बराबर या दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए। और जो बी है, दूसरा वाला जो कारक है वो है संघट्टों का अंश, ठीक है ना, संघट्टों का अंश। संघट्टों का अंश का मतलब क्या है? जिनके मध्य संघट्टों का अंश का मतलब ये है, नहीं सॉरी मैंने आपको क्या बता दिया, अणुओं की जो दहली ऊर्जा नहीं, अणुओं की संघट्ट आवृत्ति अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे होना चाहिए अणुओं की संघट्ट आवृत्ति, संघट्ट आवृत्ति अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना, अधिक होनी चाहिए, ठीक है। टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो होगा। और दूसरी बात यह है कि जो संघट्ट हैं वो कैसे होने चाहिए? प्रभावी होने चाहिए, ठीक है। यानी संघट्टों का अंश, प्रभावी संघट्टों का अंश। ये प्रभावी संघट्ट क्या होते हैं, ठीक है ना, जिसमें दहली ऊर्जा के बराबर तथा सही अभिविन्यास, सही अभिविन्यास होना चाहिए, सभी अभिविन्यास, सही अभिविन्यास होना चाहिए, ठीक है। यानी प्रभावी संघट्ट कौन से हो गए? देखो संघट्ट का मतलब तो जो टक्कर हो रही है, प्रभावी संघट्ट का मतलब क्या है? ये वो संघट्ट होते हैं जिनसे आपका अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है। एक होती है सिर्फ संघट्ट, संघट्ट का मतलब है अभिकारक अणुओं के मध्य होने टक्करों की संख्या। एक होता है प्रभावी संघट्ट, ये वो संघट्ट हैं जिनके होने से अभिकारक अणु उत्पाद में बदलता है। तो इस संघट्ट, प्रभावी संघट्टों का अंश अधिक होना चाहिए। तो प्रभावी संघट्टों का अंश कौन सा है? ऐसे अभिकारक अणु जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो तथा उनके अंदर में टक्करों का अभिविन्यास सही हो तथा संघट्ट का अभिविन्यास, संघट्टों का अभिविन्यास अधिक सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। आगे बात समझ में, उनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो तथा जो संघट्ट हो रहे हैं उनका अभिविन्यास सही होना चाहिए। तो ये दो कारक हैं जो डिपेंड करते हैं इस संघट्ट सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। तो ये आपका संघट्ट सिद्धांत था। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। संघट्ट सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है, संघट्ट होते हैं, जिससे उनके बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। यानी उत्पाद के बनने के लिए संघट्ट का होना जरूरी है। अब किसी भी अभिक्रिया मिश्रण में प्रति लीटर प्रति सेकंड होने वाले संघट्टों की जो संख्या होती है वो संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। उसे अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Z अधिक होता है यानी संघट्ट आवृत्ति अधिक होती है तो आपके अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, यानी आपके उत्पाद भी अधिक संख्या में बनेंगे। बट अब इसके आगे कहानी ये आती है कि सिर्फ संघट्ट आवृत्ति बढ़ने से ही कुछ नहीं होता, बल्कि प्रभावी संघट्ट होना चाहिए। अभिकारक अणुओं के मध्य कैसे संघट्ट होने चाहिए? प्रभावी संघट्ट होने चाहिए, प्रभावी कॉलिजन होने चाहिए। संघट्टों को अपन कॉलिजन्स बोलते हैं, टक्कर बोलते हैं। क्योंकि प्रभावी टक्कर क्या होती हैं, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। एक होता है ऊर्जा अवरोध, दूसरा होता है अभिकारक अणुओं के टक्करों के अभिविन्यास पर। ऊर्जा अवरोध क्या चीज़ है? दहली ऊर्जा है। यानी अभिकारक अणुओं की ऊर्जा उस दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है तो अभिकारक अणु किस में बदल पाते हैं? उत्पाद में। और जिन अभिकारक अणुओं की ऊर्जा उस दहली ऊर्जा से कम होती है वे उत्पाद में नहीं बदल पाते हैं। ये होता है ऊर्जा अवरोध। दूसरा होता है अभिकारक अणुओं के संगठनों का अभिविन्यास, यानी जो अभिकारक अणु परस्पर टक्कर कर रहे हैं सिर्फ उनके टक्करों की संख्या बढ़ने से उत्पाद नहीं बनेगा, बल्कि वो जो टक्कर हो रही हैं उनकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अगर वो सही दिशा में टक्कर करेंगे,
अगर वो सही दिशा में टक्कर करेंगे तो आपका उत्पाद बन जाता है। अरे भाई अगर आपको किसी दो व्यक्ति को अगर उसको किसी क्लासरूम से बाहर निकालना है तो हम उसको दरवाजे की तरफ में धकेलेंगे। बात ठीक है कि नहीं? अगर किसी व्यक्ति को क्लासरूम से बाहर निकालना है तो उस व्यक्ति को दरवाजे की तरफ धकेलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अपन उसको खिड़की की तरफ धकेलेंगे। अपन चाहे कितने उसे टक्कर करें खिड़की की तरफ में तो क्या उत्पाद बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, यानी संगठ सिद्धांत से अभिक्रिया का वेग दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला संगठ आवृत्ति पर और दूसरा प्रभावी संगठनों के अंश पर। ठीक है, संगठ आवृत्ति अगर अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा और प्रभावी संगठनों का अंश अधिक होगा। प्रभावी संगठनों का अंश कौन सा होता है? ऐसे अभिकारक अणु जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर होती है या उससे अधिक होती है तथा उनके मध्य जो टक्करों का जो अभिविन्यास है वो भी सही दिशा में होता है। ठीक है भाई, तो दो चीज़ें होंगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा संगठन सिद्धांत था। अब जो बात आती है प्रभावी संगठनों के अंश को, ये अपन एक ग्राफ से पढ़ते हैं, नया ग्राफ। अभी हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि ये प्रभावित संगठनों का अंश किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से घटता है। ये डिपेंड करता है ताप पर। ठीक है, ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको संगठन सिद्धांत के बारे में ही बताया है। इसको अच्छे से वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।